आते ही अनीब ने एक सवाल फेंका मार्केट में, सर जैसे टॉलरेबल मिस ट्रीटमेंट को परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भी कहते हैं या हाफ होती है ओवरऑल मटीरियलिटी से, और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन सेम होता है डेविएशन, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, देखो दो अलग चीज़ें जानी। देखो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और टॉलरेबल एरर यूजुअली सेम होते हैं। मैं ईवाई की मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, अनलेस यू डिटरमाइन एनी अदर टॉलरेबल एरर बिलो योर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। उसके अलावा अगर आप खुद डिटरमाइन कर रहे हो उससे नीचे का टॉलरेबल एरर, तो वो क्यों करोगे? जल्दी बताओ सारे बच्चों, क्यों करोगे आप उससे नीचे का टॉलरेबल एरर? क्यों करोगे? किस सिचुएशन में करोगे? पता आप कह रहे हैं सर जब रिस्क ज्यादा हो। वेरी गुड। तो अगर रिस्क ज्यादा होगा मेरे बच्चों, मुझे बताओ, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो मैं टॉलरेबल एरर जब कम रखूंगा, तो आपको नहीं लगता कि जब टॉलरेबल एरर कम रखूंगा तो ट्रिगर पॉइंट जल्दी आ जाएगा? ऐसा है ताकि मुझे सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ जाएगा। यस और मतलब दिस इज ऑल अबाउट जानी कि हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारी सैम्पलिंग टेक्निक बिल्कुल सही हो और हमसे कोई चीज़ मिस ना हो ताकि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। ये बात समझ आती है? ताकि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को एक प्यारा सा सवाल दिया था, क्या वो प्यारा सा सवाल हो गया है? अच्छा, वो सवाल था ये स्क्रीन पे विजिबल है तो बताएं। हाँ जी, पहला सुबह देखा था, ओके जी। अब पहला मैंने एक नए तरीके का सवाल बनाया जिसमें मैंने आपको कहा कि मुझे बताएं इस केस में आप क्या सोचते हैं कि आपको जो टॉलरेबल एरर है वो क्या कम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, डेविएशन का जो भी है। आगे, कंसिडर फॉलोइंग सिचुएशन एट क्लाइंट्स फॉर डिफरेंट अकाउंट हेड्स। तो क्या हर एक अकाउंट हेड के लिए डेविएशन अलग अलग होती है? हाँ जी, टॉलरेबल डेविएशन अलग अलग होती है। तो ऐसा क्यों, एक क्यों नहीं रखते? एक क्यों नहीं रख लेते भाई? हाँ जी, एक क्यों नहीं रख लेते? होमोजीनियस गलत, रिस्क डिफर होता है। वेरी गुड। आगे, एंड एक्सप्लेन वेदर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन शुड बी एट अ हायर और लोअर साइड। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बताओ, मैं हायर रखूं या लोअर रखूं विद द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। आगे, द कंपनी हैज लार्ज वर्कफोर्स with a mix of hourly and salaried employees. Internal control over payroll are in place and it involves manual timesheet approval process. हाँ जी, हायर कह रहे हैं बच्चे, झांजेब भी हायर कह रहे हैं, मलिक कह रहे हैं सिंस द इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनुअल टाइमशीट अप्रूवल प्रोसेस देयर इज अ हाई रिस्क and thus the tolerable rate of deviation should be kept at lower side. Very good Malik Zulkarnain, very good. नहीं गलत, देखो फंसा दिया ना, हाई नहीं है, बिल्कुल फंसा दिया मैंने, हाई नहीं है बिल्कुल। तला अहमद कह रहे थे कंपनी हैज अ लार्ज वर्कफोर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेरोल कैलकुलेशन, मैनुअल अप्रूवल फॉर टाइम्स, देयर शुड बी अ लोअर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। वेरी गुड सर। यहाँ पे आपने ऐसे ही लिखना है जैसे सिचुएशन से आपने उठाना है। आपने बोला सिंस द कंपनी हैज अ लार्ज वर्कफोर्स and it involves manual controls, there's a higher likelihood कि यहाँ पे एरर हो, इस वजह से मैं अपना रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन लोअर रखूंगा। बेहतरीन। डिजाइन इज नॉट इफेक्टिव, नहीं गलत, ये नहीं कह सकते डिजाइन इज नॉट इफेक्टिव, डिजाइन तो है पर मैनुअल उसमें रिस्क ज्यादा होता है। आपको पता, आप लिखते हैं मैनुअल टाइमशीट अप्रूवल इंट्रोड्यूस पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर एंड फ्रॉड, द लार्ज वर्कफोर्स इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, अ लोअर टॉलरेबल रेट शुड बी सेट। वेरी गुड यार,
यस तो आप मुझे बताएं ना, जहां पे रिस्क ज्यादा होगा, मैंने आपको क्या बताया था, क्या टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो कम होगा, यानी कम से कम टॉलरेट करेंगे, जल्दी बताओ। ऐसा है मेरे बच्चों? तो कितने लोगों ने गलत किया था, पहले तो ये बता दो। चले, पर अगेन ये सवाल, चले कोई मसला नहीं, सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं। देखो ये अप्लाई करना सिखाया ना मैंने, अप्लाई करना सिखाया ना, आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, अप्लाई करना सीखा हमने प्रैक्टिकल लाइफ में। सही हो गया? तो चलिए जी, आपने कहा कि सर यहां पे आपने लोअर मार्क किया और आपने फिर उसकी वजह भी लिखी है, सही है, पीछे वजह भी लिखी हुई है कि सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनुअल कंट्रोल्स एंड देयर आर लार्ज वर्कफोर्स, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी है, सही है जी, और मैनुअल भी। अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी होती और मैनुअल नहीं ऑटोमेटेड होता ना, तो क्या फिर भी हायर रखते, वो फिर भी लोअर रखते? नहीं सर, ऑटोमेटेड होता तो फिर हम हायर रखते, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता ना, सिस्टम खुद ब खुद काम करता। जल्दी बताया बच्चों, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलें, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड उस्मान। चलें, ओके। कंपनी मेंटेन्स significant cash reserves and cash transactions are processed with multiple approval levels. कैश प्रोसेस सही है जी, लोअर होगा जहां से आप कह रहे हैं। यस तो मैं यहां पे करूंगा हायर होगा, हायर रखेंगे, रीजन बीइंग कि मल्टीपल अप्रूवल लेवल्स हैं, एरर होने के चांसेस कम है, एरर होने के चांसेस कम है। ईमेल कह रहे हैं सिंस देयर आर मल्टीपल अप्रूवल लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस टू गिव पॉजिटिव इंपैक्ट ओवर द कैश रिजर्व, सो अच्छा ये नहीं लिखना पॉजिटिव इंपैक्ट ओवर कैश रिजर्व ना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, आप बोलेंगे सिंस देयर आर मल्टीपल कंट्रोल्स, मल्टीपल लेवल कंट्रोल्स ओवर कैश रिजर्व, देयर इज अ लीस्ट लाइकलीहुड, लाइकलीहुड देखा जाता है, लीस्ट लाइकलीहुड ऑफ एरर। अच्छा भाई अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि सर क्या हम मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे? देखो भाई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो प्रिज्यूम्ड होता है ना, वो तो हर जगह होगा या यहाँ पे भी होगा, वो तो हर जगह हो सकता है, ऐसा है? जल्दी बताओ, मैनेजमेंट ओवरराइड तो जेनरिक कंट्रोल है ना, वो जेनरिक जेनरिक रिस्क है। हाँ जी माज, आपका मैं सवाल ढूंढूं, सोल्यूशन ये रहा। सिंस द कंट्रोल्स ओवर कैश आर इफेक्टिव टू, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, देखो माज आपने लिखा है कैसे, देखना बच्चों ये सुनना, इन्होंने लिखा है, मैं इनका कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इन्होंने लिखा है, ये देखो मैसेज आया मेरी तरफ से भाई, सिंस द कंट्रोल्स ओवर कैश आर इफेक्टिव, इन्होंने कहा कंट्रोल्स ओवर कैश आर इफेक्टिव, क्या ये अभी टेस्ट हो गए? जल्दी बताओ, क्या ये अभी टेस्ट हो गए? देन हाउ वी कैन राइट मास, बात समझ आती है? तो ये बड़ा केयरफुली करना है, देखो ये मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि आप गलती नहीं करें एग्जाम में, अच्छा वो चेक करा लिया। देखो यहाँ पे हम कहते हैं लाइकलीहुड, क्योंकि आपने कंट्रोल का डिजाइन देखा और आपने बोला डिजाइन ज्यादा अच्छा है, तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आपका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। नहीं इफ करके क्यों लिखेंगे, इफ करके क्यों लिखेंगे, अभी तो टेस्ट ही नहीं हुए, सही हो गया, इफ करके भी नहीं लिखेंगे ना। अच्छा यहाँ पे ये पूछ रहे थे मुझसे कि सर इनहेरेंट रिस्क है, देखो भाई इनहेरेंट रिस्क तो उसकी नेचर में है ना, पर क्या अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं या कंट्रोल रिस्क की? कंट्रोल रिस्क की ना, इनहेरेंट रिस्क की असेसमेंट तो अलग से हो गई है ना, इनहेरेंट रिस्क तो है, वो तो आप असेस करके आए, पर अब देख रहे हैं क्या उस इनहेरेंट रिस्क को केटर करने के लिए कंट्रोल्स लगे हुए हैं, और अगर आपकी अजम्पशन ये कहती है कि उस इनहेरेंट रिस्क को कैश बैलेंस पे जो आ रहा है उसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं, क्या वो कंट्रोल्स
मेरी नज़र में हाई लाइकलीहुड ऑफ एरर का चांस रखते हैं। तो आपने कहा हाई लाइकलीहुड ऑफ एरर का चांस नहीं रखते, क्यों नहीं रखते पहले बताओ। इस सिचुएशन में हाई लाइकलीहुड ऑफ एरर का चांस क्यों नहीं रखते? हाई लाइकलीहुड ऑफ एरर का चांस क्यों नहीं रखते, जल्दी बताओ। मल्टीपल अप्रूवल लेवल में, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। दिस इज द रीजन। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है। इनहेरेंट रिस्क है, मानता हूं, पर अब आप देख रहे हैं कंट्रोल्स के होने की वजह से लाइकलीहुड ऑफ इनहेरेंट रिस्क के अकर होने का क्या मसला है? हमजा सुनाना है, बिल्कुल सुना दें भाई, आ जाएं। कैश वाला हमजा सुनाना चाहते हैं, बेहतरीन बेहतरीन। अभी हम ज़रा ये हमजा मैंने आपको अनम्यूट किया है, सुना दें जी। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। हाँ जी सर, मैंने ये ड्राफ्ट किया। even though there are significant cash reserves which would pose high risk, tolerable misstatement will be high because the high risk has been catered by a strong control involving multiple approval levels. नहीं, अब देखो यहाँ पे टॉलरेबल मिसट्रीटमेंट विल बी हाई ऐसे नहीं लिखो ना। आपने देखो पूरा बयान तो कर दिया, वो तो सही है। आप सिंपल लिखो कि सिंस देयर आर मल्टीपल अप्रूवल लेवल्स, सही है। जी, yes, sir. सो द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन वुड बी सेट एट द लोअर लेवल, दैट्स इट। आपने यहाँ से फैक्टर उठाया, वहां से कनेक्ट कर दिया, इससे आगे नहीं, सही है। Sir, higher level. हाँ सॉरी, हायर लेवल, हाँ, तो इससे आगे नहीं। सर, बाकी ड्राफ्टिंग सही। बाकी सही है, एक्सपीरियंस सही किया है, पर मैं कह रहा हूँ उस रिस्क को अवॉइड करना कि गलत लिख लिया जाए, सही है। ओके सर। चलो ओके गुड। अच्छा भाई, अब तीसरे पे आ जाओ। हाँ भाई, तीसरा। ईशा लिखती हैं कि सर डिस्क्रिपेंसीज इन द फिजिकल काउंट्स डिस्पाइट द फ्रीक्वेंट स्टॉक काउंट टेकिंग एक्टिविटी सजेस्ट वीक और इनइफेक्टिव कंट्रोल्स एंड सो अकॉर्डिंगली tolerable rate of error should be kept at the lower side. Very good, Isha. Since as per internal audit report discrepancies in physical, ये मलिक जुल्करनैन में आपका रीड कर रहा हूँ, discrepancies in physical counts have been noted. This constitutes a high risk in this process and thus ultimately the tolerable rate of deviation should be kept at lower side. Very good. मैडी आपने लिखा है since the company holds a large amount of inventory spread across the multiple warehouses and there are frequent stock taking activities, but discrepancies in the physical counts have been noted as per the internal audit report. So the tolerable rate of deviation should be kept at lower level because discrepancies have been noted as per the internal audit report. Very good. यानी अब सब कह रहे हैं लोअर लेवल पे होगा। शैजल लिखते हैं द स्टॉक टेकिंग एक्टिविटी परफॉर्म फ्रीक्वेंटली एंड एरर ओनली आइडेंटिफाइड थ्रू इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। ओनली आइडेंटिफाइड क्या होता है भाई? एन एरर आइडेंटिफाइड, एरर आइडेंटिफाइड। एज अ रिजल्ट हाई रिस्क ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन स्टॉक, सो टॉलरेबल रेट ऑफ डिवीजन शुड बी लो। बाकी सही लिखा है। माज आपने कहा कि सिंस द डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन नोटेड इन फिजिकल काउंट एंड दे होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, सो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन विल बी लो एज कंट्रोल रिस्क इज हाई। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ जी मुस्तफ़ा, द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन शुड बी एट लोअर साइड। द प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंट स्टॉक टेकिंग एक्टिविटी इंडिकेट हायर level of control over inventory. However, the discrepancy in physical count noted in the internal audit report increases the risk of material misstatement. Very good. बेहतरीन। Aneeb, in this case, tolerable rate of deviation should be at lower side because controls over inventory are weak, causing देखो अच्छा अनीब आपने फिर ये लिख दिया कि कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री आर वीक। आपने कंक्लूड कर दिया। जल्दी बताओ अनीब, क्या हमें कंक्लूड करना चाहिए? अभी हम तो बोलेंगे हमें एक रिस्क पता लगा है जो इंटरनल ऑडिट ने बताया है, सही है। वो इंटरनल ऑडिट ने जो मुझे रिस्क बताया है उसकी वजह से, आप याद करें, आप जब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो आप इंस्पेक्शन करते हैं, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, यस, कि उन्होंने खुद क्या किया हुआ है, तो उसमें से भी तो आपको रिस्क पता लगते हैं। तो देखो आपको टारगेटेडली रिस्क पता लग गया, टारगेटेडली रिस्क पता लग गया, टारगेटेडली के यहाँ भंड चल रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ।
मैं यहाँ पे एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, सही है जी। उस कंपनी की मैंने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रीड किया, सही है जी। उस कंपनी की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रीड किया तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इन्होंने देखी है, इंटरनल ऑडिट वालों ने, मैंने तो नहीं, इंटरनल ऑडिट वालों ने, डिलेड कैपिटलाइजेशन। अच्छा, डिलेड कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि CWIP में एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसके 7 से 8 महीने बाद, 7 to 8 मंथ्स बाद वो जाके PP में कैपिटलाइज होती है। क्या रिस्क है सर? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी टाइमली बेसिस के ऊपर, ऐसा है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये रिस्क क्या मैंने खुद TOC करके निकाला या रिस्क असेसमेंट के वक्त पता लगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताएंगे, जब अब मैं बहुत स्पेसिफिक होने लगा हूँ, तुमने समझ आनी है, मज़ा आएगा इसमें। अब मैं बहुत स्पेसिफिक होने लगा हूँ। अब मैं जब कंट्रोल्स देख रहा हूँगा, प्लीज़ सुनना, जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँगा कंट्रोल्स की, तो मुझे एक रेट ऑफ डेविएशन चाहिए, बेंचमार्क चाहिए, ऐसा है? अच्छा, तो अब मैं सारी असर्शंस के लिए उस टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को कम रखूं, या जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूँगा विद रिस्पेक्ट टू CWIP से PP की कैपिटलाइजेशन के कंट्रोल पे, वहां पे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम रखूं? असर्शन स्पेसिफिक, जल्दी बताओ कहां पे लो रखना है? असर्शन पे। हाँ देखो, अब काम होता है असर्शन वाइज, ये किसी को नहीं पता होता मार्केट में। देखो सीधी सी बात है यार, मुझे सब जगह रिस्क नहीं है, मुझे यहाँ रिस्क है। उसने मुझे ये तो नहीं कहा ना, मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी ना मुझे कोई और तरीके से पता लगा, उसने मुझे ये तो नहीं कहा कि यार यहाँ पे PP की एग्जिस्टेंस का रिस्क है। ऐसा ही है ना, PP की एग्जिस्टेंस का तो रिस्क नहीं है। तो अगर PP की एग्जिस्टेंस का रिस्क मुझे अलहदगी में नहीं दिखा, तो मैं जब ऑल टुगेदर ये काम कर रहा हूँ PP की एग्जिस्टेंस के, यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे कंट्रोल देखना है कि PP फिजिकली मौजूद है या नहीं है, तो ये लोग क्या शीट टू फ्लोर करते होंगे? इनकी टीम, ऐसा ही है ना, इनकी टीम शीट टू फ्लोर करती होगी। तो अगर मुझे वो काउंट के कंट्रोल्स देखने, यानी कितने काउंट हुए हैं पूरे साल में, तो मुझे एक बात बताओ, वहां पे मैं टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन वहां भी कम रखूंगा? नहीं, वहां तो कम नहीं रखूंगा सर, क्योंकि उस असर्शन पे इतना भंड है ही नहीं। बात समझते हो? तो ये असर्शन स्पेसिफिक होता है, मैंने तुम्हें और प्रिसाइज कर दिया। बात समझ आती है बच्चों? चलें, बेहतरीन हो गया। आगे फिर हमने कहा, ये भी बात समझ आ गई। अब आगे, द कंपनी हैज अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल। द कंपनी रिसेंटली अडॉप्टेड अ न्यू सिस्टम फॉर ट्रैकिंग फिक्स एसेट। हाँ जी, since the company has a diverse portfolio of asset and the company recently adopted a new system for tracking fixed assets, the tolerable leverage should be kept at lower because company recently adopted a new system. अरीश कह रहे हैं हाय, मुसब कह रहे हैं हाय, और अनस भी कह रहे हैं हाय, जैन कह रहे हैं लो भाई, हलीमा कह रही हैं लो, ईशा कह रही हैं कि सर लोअर साइड। भाई मैं भी कहूँगा, लाइबा कह रही है हायर साइड, मैं भी कहूँगा लोअर साइड, क्योंकि नया सिस्टम है। हाँ भाई, नए सिस्टम में भंड होने के चांसेस हैं। हाँ जी, बर्न होने के चांसेस हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है, बर्न होने के चांसेस हैं। तो सर यहाँ पे भी आप इसको लोअर साइड पर रखेंगे।
यस, मैनेजमेंट खुद इससे, ये बिल्कुल सही बात कही। देखो एमएल ने भाई, मैनेजमेंट जब खुद इससे फर्स्ट टाइम डील करेगी तो चस्सी तुम क्यों होते हो, कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि वहां पे कंट्रोल ज्यादा अच्छे होंगे? ऐसा है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है ना, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। पहले बताओ, मजा आया सवाल में जानी? फुल प्रैक्टिकल सवाल, थ्योरी को हटा के। स्वाद आ गया जी? ओके, चलें अब आगे चलते हैं। तो भाई देखा चलें, बेहतरीन है यार। अगर ऐसा सवाल भी आएगा ना तो ये तकरीबन तकरीबन 8 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स पर सिचुएशन, 8 मार्क्स का। तो कितने लाते हो 8 में से? हाँ जी, आउट ऑफ 8 कितने आते हैं? 6। वाह भाई, 8 ही भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं, वेरी गुड। दिस इज अ रियली गुड नंबर, दिस इज अ रियली गुड नंबर। 6, 7, 8, वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन उस्मान, बेहतरीन माशाल्लाह, गुड यार। चलें, 5, 6, 7 इज रियली गुड नंबर, अबव द पासिंग थ्रेशोल्ड, बेहतरीन। नहीं यार, तुम्हारी अपनी मेहनत है जानी, थैंक यू, थैंक्स टू यू गाइस कि तुम लोगों ने ट्रस्ट किया है, तो उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बस। आगे चलें, अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, हम आ गए थे स्टेप्स इन सैम्पलिंग पे वापस से। सही जी, हमने जो अब तक किया हुआ है बेहतरीन जानी, अभी आज और भी दूंगा ना इंशाल्लाह, आज भी दूंगा सवाल। चलें, फिर मैंने कहा जल्दी बताओ, हम सैंपल डिज़ाइन पे थे, आपने सबसे पहले क्या देखना होता था, आप मुझे रिकॉल कराते हैं? पहला, पर्पस एंड पॉपुलेशन, एग्रीड, वो हमने काम किया उसके ऊपर। दूसरा, ये समझ लो मिस स्टेटमेंट और डेविएशन क्या होती है। फिर टॉलरेबल रेट और डेविएशन सेट करो, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट सेट कर लो। ऐसा ही है, 4 चीज़ें हो गई थी। अब जब ये सब रेडी हो चुका है, सब रेडी हो चुका है, अब वो कहता है कि भाई आप सैम्पलिंग की अप्रोच डिटरमाइन करें, आ जाएं जी। मैंने कहा भाई सैम्पलिंग की अप्रोच का क्या मतलब है, किस तरीके से सैंपल करोगे? मैंने कहा भाई क्लियर करो किस तरीके से, क्या कह रहे हो? उसने बोला भाई सैम्पलिंग अप्रोच का मतलब ये है, क्या आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे या नॉन स्टैटिस्टिकल? मैंने कहा फिर इंग्लिश वाली बात कर रहे हो भाई, सही बताओ क्या? उसने बोला कि भाई क्या आप अपनी सैम्पलिंग के अंदर मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करना पसंद करेंगे या नॉन मैथमेटिकल टेक्निक्स? मैंने कहा दोनों में फ़र्क क्या है? उसने बोला भाईजान, आप अगर नॉन स्टैटिस्टिकल पे जाएंगे ना, नॉन मैथमेटिकल पे, सुनना मेरी बात ना, सुनना फोकस के साथ, आप अगर नॉन स्टैटिस्टिकल पे जाएंगे या नॉन मैथमेटिकल, ये इसकी वजाहत है, इसकी वजाहत है, ये इसका मतलब है, है यही, ये इसका मतलब है, ये नॉन मैथमेटिकल इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। आगे सुनना, मैंने कहा अगर नॉन स्टैटिस्टिकल में यूज़ करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर जैसे कल आपने ये अपने अपने हिसाब से चूज़ की थी चीज़ें, जो दिल चाह रहा था, एक बच्चे ने कहा था आखिर वाला भी उठा लो, ये भी उठा लो, ऐसा है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि जब बच्चे को, मैंने ऐसे बहुत चीज़ें मतलब ना पकड़ी भी हैं बच्चों की ना, सुनना, बच्चा गया सैम्पलिंग के लिए ना, मैंने बोला यार सैंपल करो, ये चेक करके आ, तो बच्चा गया, तो क्लाइंट ने कहा कि यार देखो ये फाइल्स हैं तुम्हारे सामने पड़ी हुई हैं, प्लीज़ सुनना। अब आज जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वो आगे पे सवालात में काम आएगा ना, तो फोकस होकर सुनना है तुम लोगों ने। इधर मैंने कहा बच्चे को जाओ सैम्पलिंग करके आओ किसी एरिया में XYZ, वो गया तो सामने उसकी फ़ाइल पड़ी हुई थी ना। अच्छा, अब जो उसके सामने फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है, यानी मैं भी उसकी जगह होता, अगर मैं इतनी ऑनेस्टी से काम ना करूं, तो यार बच्चा है वो बॉदर नहीं करेगा, उसको जो करीब करीब फाइल दिखेगी ना वो उठा लेगा।
जो करीब करीब फाइल लिखेगी ईज के लिए, उसमें मेरे ख्याल से ह्यूमन बायसनेस के चांसेस होते हैं। ऐसा है, मानते हो बायसनेस के चांसेस होते हैं, ह्यूमन बायसनेस? अच्छा, मैं पाकिस्तान पेट्रोलियम के ऑडिट पे था, सही है, पाकिस्तान पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम ऑडिट पे था। तो वहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर बैठी हुई थी ना, हमारे बच्चे को कहती हैं कि देखो भाई, कुछ फाइल्स ये पड़ी हुई हैं, कुछ फाइल्स गोडाउन में, तो या तो आप गोडाउन जाएं, वहाँ पे ये फाइल सर्च करके निकाल लें, आप वाउचिंग कर लें। तो उस बच्चे ने कहा कि कौन ख्वारी करके गोडाउन जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, यहीं से उठा लेता हूँ। अच्छा, उसको सैंपल 20 का सेलेक्ट करना था। कितने का सेलेक्ट करना था, जल्दी बताओ? 20 का, 20 का। अच्छा, उसने 20 की 20 फाइलें वहीं से उठा ली। अच्छा, उसने उठाई हैं, पर क्या उसने कोई मैथ्स की टेक्निक यूज की या अपना चर्सी ने दिमाग लगाया? अपना दिमाग लगाया। अच्छा, अपना दिमाग लगा के विदाउट एनी मैथमेटिकल टेक्निक उसने क्या किया मेरे बच्चों, उसने क्या किया, एक हैफेजर्ड सिलेक्शन की। बात समझ आती है? एक हैफेजर्ड सिलेक्शन की, अपनी तरफ से हैफेजर्डली चीजें पिक की, देसी तरीका। अब मुझे एक बात बताओ, यही किया था ना हमने? ये भी था ना, अपने तरीके से किया था ना हमने, अपनी ईज पे, ये भी पिक कर लिया, ये भी पिक कर लिया, ये भी पिक कर लिया। नो मैथमेटिकल टेक्निक, नो सेंस ऑफ एनी अदर मैथमेटिकल थिंग इन दिस सैम्पलिंग। तो ये अप्रोच है। अच्छा, अब तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग अप्रोच या तो मैथमेटिकल होगी या तो नॉन मैथमेटिकल होगी? नॉन मैथमेटिकल में कौन सी चीज आ सकती है? हैफेजर्ड सिलेक्शन, ऐसा ही है। नॉन मैथमेटिकल में हैफेजर्डली अपने हिसाब से कुछ भी उठा रहा हूं, पर उसमें किसके चांसेस होते हैं, जल्दी बताओ? उसमें किसके चांसेस होते हैं भाई? बायसनेस के। लाजमी है ना, तुम्हारे सामने है यार। मैं तुम्हें अभी चलो यहाँ की भी बात बताता हूँ। एक हमारा, सॉरी टू इंटरप्ट, इंटरनल कंट्रोल का क्विज मैंने अब सॉल्व किया है, क्या वो चेक हो सकता है? दानिश, आप वो ग्रुप पे भेज देना, वो सॉल्व है, या कोई भी हमारा होगा ना, जैसे वो हमारा ऑडिट असिस्टेंट से इस्लामाबाद वाला, वो भी कर देगा। ही विल रिस्पॉन्ड, वो क्लास में बैठा हुआ है। या प्लीज कर देना रिस्पॉन्ड यार, आज ही, अभी फौरन से, यहाँ क्लास के बाद। सही है, हो जाएगा जानी, सही है, कोई मसला नहीं जानी। चलें, ओके ओके। बायसनेस होती है, आगे चलते हैं इसको लेके। अच्छा, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड पे। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे सॉफ्टवेयर कैसा लगा हुआ होता है, सुनना। अच्छा, पहले मैं आपको कहानी सुना रहा था, सॉरी यार, हम कहाँ अलग तरीके से निकल गए। इधर हुआ ये कि हम अभी यहाँ पे ना एक, मतलब बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ मैं, तो उस बैंक के ऑडिट के ऊपर हमें ना कैश काउंट के लिए 31 दिसंबर पे कैश काउंट होता है ना एग्जिस्टेंस के लिए, ये तो बताया हुआ तुम्हें। अब तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तुम्हें आता ही है। तो 31 दिसंबर के ऊपर जब कैश काउंट हो रहा होता है तो हमें ब्रांच की सिलेक्शन करनी होती है, ब्रांच की। अच्छा, हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ऑडिट सॉफ्टवेयर मुझे ये कहता है कि पहले ये बताओ कि जिस असर्शन को तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, वहां पे तुम्हारा कंबाइंड रिस्क कितना है। मतलब कंबाइंड रिस्क कितना है यार? वो बोलता है कंबाइंड रिस्क पहले बताओ कितना है। कंबाइंड रिस्क निकलता है दो चीजों के मल्टीपल से, इनहेरेंट और कंट्रोल। इनहेरेंट और कंट्रोल, पहले बताओ, बात समझ आ रही है? यस। हमारे बच्चों ने इनहेरेंट रिस्क मार्क किया था हाई। ऐसी बात है, कैश है, हाई होगा, ऐसा ही है ना बहुत सारी लोकेशंस पे। अब हम खुल के बात कर सकते हैं। कंट्रोल रिस्क उन्होंने लो मार्क किया। लॉजिक भी थी, क्योंकि हिस्ट्री में कोई थेफ्ट वगैरह की चीजें सामने नहीं आई थी, तो क्या कंट्रोल रिस्क लोअर होगा ना? रिस्क की बात कर रहा हूं, रिस्क। बात समझ आती है? तो मुझे आप एक बात बता दें, तो मैंने यहां पे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम रखा होगा या ज्यादा? हाँ जी, ज्यादा। वेरी गुड, सुनना, वो हमने रखा। आगे सुने, जब बच्चों ने सैम्पलिंग की तो कुल मिला के 20 ब्रांचेस निकल के आई।
सही है। अच्छा 20 ब्रांचेस क्या काउंट आया? काउंट आया ब्रांचेस का। सिस्टम ने कहा, सॉफ्टवेयर ने कहा कि ब्रांचेस के कैश काउंट के लिए 20 ब्रांचेस सेलेक्ट करें। 20 ब्रांचेस सेलेक्ट करें। अच्छा ये इतनी कम क्यों आई हैं? 400 ब्रांचेस में से इतनी कम क्यों आई है? मुझे ये नहीं समझ आ रही बात, कम क्यों आई है? रिस्क लो है, वेरी गुड। अब बात करने लगे हो बिल्कुल ऑडिटर वाली, बेहतरीन। अब बात करने लगे हो ऑडिटर वाली, बेहतरीन हो गया जानी। सही जी, 20 ब्रांचेस सेलेक्ट करें, वेरी गुड। आगे उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ये, उन्होंने बोला कि भाई हम कश्मीर जाके काउंट करेंगे, गिलगित जाके काउंट करेंगे, फेरी मेडोज के पास एक ब्रांच है वहाँ जाके काउंट करेंगे, और सवाद जाके काउंट करेंगे। तो मैंने कहा इस्लामाबाद और ये क्या कराची में मेरा बाप करेगा काउंट? हाँ जी, चर्सियों को घूमने जाना था, और मैं यकीन करो ये तक न्यूज़ मिली मुझे, क्योंकि मेरे पास तो प्लानिंग आती है ना कि वो देखते हैं, मुझसे पूछेंगे तो सही ना कि सर देखें ये ब्रांचेस हमने सेलेक्ट की हैं। मज़े की बात यह है कि एक बच्चा उनमें से जो जो प्लानिंग में इन्वॉल्व भी नहीं था, खाली उसको बताया गया था कि तुम कश्मीर जा रहे हो, वो बेचारा गया है, वो इस्लामाबाद के ही बच्चा, वो जाके पैकिंग वैकिंग करके फुल शॉपिंग करके आया है। मैंने कहा भाईजान ये जो तुम्हारे इरादे हैं ना, ये सब आज ख़राब हो गए, कोई भी नहीं जा रहा। आपने हैफेजेड सैम्पलिंग की है चर्सियों, ये क्या किया है? हाँ, अपनी टीम का भी तो ऑडिट होता है ना। तो उनके जो भी इरादे थे, तो उसने तो बोला कि भाई बच्चे ने चलो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए। क्योंकि सर इसमें क्या है जल्दी बताओ, इसमें क्या शामिल है? बायसनेस शामिल है, ऐसा ही है। नहीं ये पहाड़ वाले भाई नहीं थे, अरे वो है कहाँ, मिलते ही नहीं आजकल। चलें खैर आगे सुने, ये बायसनेस थी। मैंने उसको बोला भाईजान आप एक काम करें, आप एक काम करें, हाँ शॉपिंग करके आया था, वाकई में तुम्हें यही कहानी सुनाने लगा हूँ। मैंने कहा कि यार प्लीज़ सुनना। अब मैंने ये कहा, ये जैसे मुस्तफ़ा कह रहा है ना, हुआ भी यही है, सुनना आगे। मैंने उसको कहा कि भाई आप करें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मैं किसी का माइक खोलूंगा, ये बोल के दिखाए कोई स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। एक मिनट रुको, ये मैं जरा यहाँ पे हूँ ना, ये बुलवा नहीं सकता अभी। कौन है ऐसा जो बोलेगा? शैजिल बोल रहे, मैं बोलूँगा। वाह भाई शैजिल, चलें, आपने ये हिम्मत की है। कहाँ गया भाई? किसी के एक्सेंट का मजाक बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में सिंधी लहजे में बोल दो, पश्तो लहजे में बोल दो। चलें भाई शैजिल, आपको मैंने अनम्यूट किया है। कैन यू प्लीज टेल द पीपल दैट यू कैन से स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? वालेकुम सलाम जी शैजिल, अपने ये प्यारे से लबों से आप ये वर्ड निकाल के बताएं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। सर तैयारी करके रखी थी सर। अरे बेहतरीन, लवली यार। वही सर। चले भाई, थैंक यू। अच्छा देखो, जैसे झांजेब हसान कह रहे हैं और ये कह रहे हैं बहुत ही मीठा था, तुमने कब चखा है इसको भाई? हाँ जी, चसियों। हाँ अब बोलो, मजाक तो मैं कर सकता हूँ ना उससे। हाँ चलें, गुड, ओके आगे सुने। अच्छा अब यहाँ पे स्टोरी से स्टोरी निकलेगी, स्टोरी से स्टोरी निकलेगी, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ आगे। फिर हमने कहा यार चलें, अब हम समझाते हैं इसकी कहानी। हुआ ये कि फिर टीम ने बोला कि यार आप कैसे करें सैम्पलिंग। मैंने कहा भाई आप एक काम करें, आपके पास जो 400 ब्रांचेज हैं, आपके पास जो 400 ब्रांचेज हैं, प्लीज़ सुनिएगा यार, ये प्लीज़ सुनिएगा, ये प्लीज़ सुनिएगा, ये 400 जो ब्रांचेज हैं आपके पास, उसको आप ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ऐसे 400 तक ड्रैग कर दें, 400 तक ड्रैग कर दें, 400 तक ड्रैग करें, क्योंकि यहां पे लिखते लिखते सिर्फ 2 क्लास लगेंगी हमें। एक्सेल पे तो आपको पता है ना, दस्ती हो जाता है। अच्छा, और यहां पे आप ब्रांच नेम लिखें और ब्रांच कोड लिखें। अच्छा, ये सारी टीम बैठी हुई, ये रात के 9 बज रहे हैं, जैसे तुम लोग बैठे हुए थे ना सुबह, वैसे वो रात को बैठे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जलालत का प्रोग्राम शुरू हो चुका था उनका। बिल्कुल मैं करा दूंगा दानिश, अब आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि जैसे यहां पे मियां वाली ब्रांच आ गई, गुलबर्ग आ गई, F7 ब्रांच आ गई, F8 ब्रांच आ गई, एंड सो ऑन, मल्टीपल होंगे। और हर ब्रांच को उन्होंने एक कोड असाइन किया होगा ना, यूनिक कोड, मानते हो जानी? यूनिक कोड होगा ना, ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैंने कहा ये आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, ये आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, ये आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं। मैंने कहा आप एक्सेल पे एक काम करें, रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगाएं, रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगाएं और ब्रैकेट ओपन करें, रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगाएं और ब्रैकेट ओपन करें। सही है, मैंने कहा सही है, ये कर लिया इज इक्वल टू के साथ। फिर बोल रहे हैं सर क्या करें, सर ये मियाँ वाली सेलेक्ट कर ले। मैंने कहा तेरे को फिर मस्ती चल रही है, मियाँ वाली सेलेक्ट कर ले, बोल क्या रहा हूँ सुन नहीं रहा। मैंने कहा भाई इसको सेलेक्ट कर, इसको लेके जा आगे तक, इसको लेके जाओ आखिर तक, कहां तक लेके जाओ उसको, जल्दी बताओ, कोई सही बता देगा मजा आ जाएगा। कहां तक लेके जाओ? 400 तक। वेरी गुड यार, वेरी गुड, 400 तक लेके जाओ। चार तक लेके जाओ, सही है जी। ये यहां से 1 से लेके 400 तक लेके जाओ, सही है जी। वो आपको बता देगा कोई भी रैंडम नंबर पिक करके, कोई भी रैंडम नंबर पिक करके। वो रैंडम नंबर निकालेगा कैसे पता है? वो रैंडम नंबर निकालेगा कैसे? वो इसमें से 1 में कोई +2 करेगा, 3 निकाल देगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, 6 निकाल देगा। तो एक आपने उसने जाहिर सी बात है ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, फिर वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर देगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट करेगा। क्या इसमें मैथमेटिकल टेक्निक यूज हो रही है? क्या इसमें मैथमेटिकल टेक्निक यूज हो रही है? हाँ जी, उसने बोला ये पिक कर लो। अच्छा, तो फिर आपको क्या करना है पता है? अच्छा देखो, मैंने सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन दी ना, उसमें ब्रांच वाइज, नाम वाइज नहीं उठाया, ब्रांच के अगेंस्ट में जो सीरियल नंबर है वो उठा के दे रहा। फिर वो कह रहा है इस सीरियल के आगे जो भी है वो पिक कर लो, इस सीरियल के आगे जो भी है वो पिक कर लो। क्या इसमें बायसनेस है? पहले तो कहानी समझ आती है, कहानी समझ आती है। अगेन मतलब मैं ये करता रहता हूं तो मुझे इसलिए डिटेलिंग पता है इसकी। देखें, आपने उसको क्या कहा, आपने उसको क्या कहा, इस फॉर्मूले को आपने कहा कि भाई मुझे रैंडम बिटवीन 1 से लेके 400 तक कोई भी आ रहा है ना, इसमें से, हाँ इसमें से कोई भी आप मुझे 20 निकाल दें। तो उसने पहले कोई भी प्लस माइनस डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके उसने पहला नंबर उठाया, फिर उसने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया होगा, 6 आ गया, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया होगा, ऐसे एंड सो ऑन। उसने ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कब तक की होगी जल्दी बताओ? 20 तक, 20 तक की होगी ना। ये आ गया 36। अब वो पता है क्या कह रहा है? एक आप 12 उठा लें, एक 36 उठा लें, 6 उठा लें, 3 उठा लें, ऐसा है। पर क्या इसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होके हर एक आइटम के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल था विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन? वेरी गुड। अब आगे सुने, इक्वल चांस था सबका। अब बात सुने, अब पता है क्या वो कह रहा है? जो 3 के आगे आ रहा है ना, 3 के आगे कौन सी ब्रांच है? F7 ब्रांच, ऐसा ही है। तो क्या मैंने ब्रांच स्पेसिफिक सिलेक्शन की थी या ब्रांच के अगेंस्ट में जो सीरियल था उस स्पेसिफिक? जल्दी बताओ।
सर सीरियल स्पेसिफिक, तो सीरियल के आगे जो भी है वो मुझे पिक करनी पड़ेगी। क्या मेरी बायसनेस हट गई? क्या मेरी बायसनेस हट गई? यस, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल सैम्पलिंग, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ऐसा है। तो अब जो बच्चा शॉपिंग करके आया था तो मैंने खैर उससे तफरी की, मैंने बोला भाईजान तुम्हारे घर कहाँ है, मुझे पता था। उसने बोला सर F7 में रहता हूँ। मैंने कहा शाबाश, नीचे उतरना, पैदल चलते हुए सुबह सुबह 8 बजे बैग पहनना और F7 पहुंच जाना और ब्रांच को काउंट करके वापस आ जाना। तो खैर वो गलत सीन नहीं है भाई, मतलब हरकतें देखें ना, वो शॉपिंग कन्विक्शन देखें, शॉपिंग कैसे करने गया। तो क्या मैंने उसको तंग किया, फिर मैंने बोला चलो यार कुछ सीरियल नंबर आ रहे थे, पर उस सीरियल नंबर में एक सवात की ब्रांच भी आई, तो क्या अब मैं उसको सवात भेज सकता हूँ तैयार करके, फुल पाउडर लगा के? जल्दी बताओ। हाँ ऐसा है। तो क्या आप उनको सवात भेज सकते हैं? आप में से कोई जो सवात जानना चाहे। हाँ जी, मुस्तफ़ा कह रहे हैं सर मैं जाना चाहता हूँ। ओके, वह मैंने पाउडर भी कहा था साथ, वो भी लगाना पड़ेगा। चलें खैर, आप शौक हैं आपके, तो क्या कर सकता हूँ मैं। सही हो गया भाई। फम के पैसों पे देखो मास, पैसे तो बहुत जगहों से मिलते हैं, पर काम होना चाहिए इज्जत वाला। मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम कहीं भी चले जाओगे? हाँ, ये कैसी बात है भाई? हाँ जी। तो खैर ये जो बच्चा है ये बेचारा बहुत हैप्पी हुआ था, खुश हुआ था। बोला आप पे भरोसा करेंगे हेमल बेटा, मुझ पे तो भरोसा करेगा, वहां पे जो लोग होंगे उस पे तुम्हें खुद देखना है। अच्छा हाँ, वो मास्क की बात कर रहे थे, कैसा अपने अपने आप से टोपी कैसी हटाई इसने? चलो सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तो कराची से ही बाहर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, ये भी सही है। हाँ, सवात के लोग वेट कर रहे हैं। चलो, तो मुझे एक बात बताओ भाई, पहले ये समझाओ कि अब जो अगर वो सवात की ब्रांच पे जा रहा है तो क्या आप जेन्युइनली जा रहा है, क्या सिलेक्शन सही हुई है? हाँ जी, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो पहले बताओ स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल में फ़र्क समझ आया? यस। ओके। अच्छा, इसी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर इसी मेरे बच्चों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर एक और सैम्पलिंग आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हाँ देखो भाई, अच्छा देखो अरीश कह रहे हैं सर नॉन स्टैटिस्टिकल में हमेशा बायसनेस आएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड तो आपके हिसाब से नहीं बना ना, आप जितने भी शरीफ हो, पर क्या स्टैंडर्ड एक बंदे के लिए बना है, जनरल अवाम के लिए बना है? हाँ जी, जनरल अवाम के लिए बना है ना। तो वो आप ये नहीं कह सकते ना कि यार सर मैं तो नहीं करता, ऐसा होता तो बेटा वो हालात वाकयात पे डिपेंड करता है, हर कोई कर लेता है। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, अच्छा इन अप्रोप्रिएट नहीं हो गई जहां पे बिल्कुल ही रिस्क कम है। देखो सुनो, आपने बिल्कुल ही रिस्क कम है वहां पे, आपने सब सिलेक्ट कर लिया, आपने रिस्क कवर कर लिया, फिर चाहो तो हैफेजेड सेलेक्ट कर सकते हो, पर अगेन रिकमेंडेड नहीं है। हैफेजेड सैम्पलिंग इज नॉट रिकमेंडेड। सही हो गया? ओके, चलें अब हम आ गए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब है कि एक सिस्टम के तहत सिलेक्शन। अब सुनना कैसे होती है, ये भी, इस पे भी मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज होती हैं। वो कहता है कि आपको अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, प्लीज सुनना फोकस के साथ, मेरे आइटम्स कितने थे?
400 आइटम्स, मुझे सेलेक्ट कितने करने? 20। इसको डिवाइड करते हो? हाँ जी, कितना आता है? 20 आता है। ट्वेंटियथ आइटम, अब सुनना करेगा क्या वो, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना, करेगा क्या वो? अच्छा आप इसको थोड़ा सा यूं चेंज कर लेते हैं ताकि ये सेम नहीं लगे। मुझे 30 का सैंपल सेलेक्ट करना है, ये कितना हो गया? नहीं ये भी नहीं, हम 40 करते हैं इसको। हाँ जी, 10th आइटम हो गया ना, अब सही है। अच्छा अब वो कहता है क्या, अब वो कहता है यही फॉर्मूला लगाओ रैंडम बिटवीन का, यही फॉर्मूला लगाओ रैंडम बिटवीन का, और उसमें से रैंडम बिटवीन में से फर्स्ट आइटम पिक करो। हाँ भाई, रैंडम बिटवीन में से फर्स्ट आइटम पिक करो, तो जो रैंडम बिटवीन में से वो फर्स्ट आइटम पिक करके देखा, क्या ये आपके कंट्रोल में था? हाँ जी, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं सर, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी मैथमेटिकल टेक्निक से निकला गया है, वो भी मैथमेटिकल टेक्निक से निकला गया है, ऐसा है। अच्छा लेट से अज्यूम करते हैं कि मुझे इस फॉर्मूले ने पहला आइटम दिया 8, या लेट से हम कहते हैं पहला आइटम मुझे दिया है 4। 4 पे कौन सी ब्रांच आ रही है सर? F8 ब्रांच, F8 ब्रांच आ रही है, ऐसा ही है। चलें जी, फिर वो क्या कहता है, इसके अंदर 10 ऐड कर दो, फिर कितना आ जाएगा? 14th। फिर जाके देखो 14th पे कौन सी आ रही है, इसको सेलेक्ट कर लो। क्या इसमें भी मैथ्स यूज हो रही है? इसमें भी मैथ्स यूज हो रही है, ऐसा ही है। कोई एक बच्चा मेरे लिए सिर्फ ये बुक में इसकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की डेफिनेशन है, आ रही है देखो। स्टैटिस्टिकल में कोई एक बच्चा, मुस्तफा मैं तुम्हारा माइक खोल रहा हूं, प्लीज इसको रीड कर दोगे? ओके, मैंने अनम्यूट किया है तुम्हें, प्लीज देखो। In this method, the number of sampling units in the population are divided by the sample size. अच्छा आप देखो, एक मिनट, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूं मैं। इन दिस मेथड तुमने क्या बोला? नंबर ऑफ Sampling units in the population. यस सर, सैम्पलिंग यूनिट्स इन दी पॉपुलेशन। तो हमने कहा कि यार सही है, सैम्पलिंग यूनिट्स इन दी पॉपुलेशन आ गए। अब आगे इसको डिवाइड किया किससे? By sample size. बाय सैंपल साइज। अच्छा देखो, अब एक चीज क्लियर कर लेते हैं ना, तभी मैंने डेफिनेशन भी रीड कराई। यहां पे मैंने जो है ना 100% पॉपुलेशन सेलेक्ट की है, ऐसा ही है ना, 100% पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग यूनिट जहां से मैं उठा रहा हूं उसको मैंने सैंपल साइज से डिवाइड कर दिया। आगे बताओ, जब मैंने सैंपल साइज से डिवाइड किया तो अब आगे क्या कह रहा है वो, मुस्तफा जल्दी बताओ। A random starting point is chosen, and then items are selected with a standard gap between them. वेरी गुड। तो एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट आ गया था, वो हमारी नजर में कितना था, क्या बोलते हैं मुस्तफा? 4। और फिर आगे क्या कह रहा है बताओ, रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट के बाद? And then items are selected with a standard gap between them. और स्टैंडर्ड गैप कितना है? 10 का, ऐसा ही है। तो स्टैंडर्ड गैप आपका 10th का है, तो वो कह रहा है हर 10th आइटम को सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू या मुस्तफा। तो पहले बताओ, डेफिनेशन समझ आती है? अगेन यू नो दिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक, अगेन दिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? ओके गुड। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी हो गया, यहां पे देखते हैं। सर रैंडम समझ आता है?
रैंडम समझ आता है? ओके। हैफेजेड समझ आता है? सिस्टमैटिक समझ आता है? ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक सैंपलिंग क्या है? एक ब्लॉक में पिक करो। हाँ जी, एक ब्लॉक में पिक करना है, बंच में। हाँ, ये कब कर सकते हैं? हाँ, अब सुनना मेरी बात, ये हम कब कर सकते हैं, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। सर क्या ये हम सीक्वेंस टेस्ट के लिए कर सकते हैं कि प्री नंबर्ड है या नहीं है? कट ऑफ के लिए कर सकते हैं? यस, प्री नंबर्ड है, सीक्वेंस टेस्ट है, कट ऑफ के लिए कर सकते हैं। कट ऑफ भी देखते हैं ना, 4 पहले के 4 बाद के, बंच। अच्छा, एक और आपको पता लगा, मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूं कि हमें कैसे करना है। आपको पता लगा कि पूरा साल पुराना सिस्टम चलता रहा, पूरा साल पुराना सिस्टम चलता रहा, हमने एक स्पेसिफिक पीरियड में कुछ ट्रांजैक्शंस एक अलग बंदे ने अप्रूव किए हैं। लेट्स से सीएफओ बाहर, तो सीएफओ अपनी अथॉरिटी देके गया किसी और को, तो क्या आप जो स्पेसिफिकेशन है उस बंच को अलग से टेस्ट कर सकते हैं? क्या सही है यार? वो कह रहा है कि भाई पूरा साल सीएफओ ने अप्रूव किए हैं पेमेंट्स, उसके बाद इसको अथॉरिटी दे दी गई थी, तो मैं बोलूंगा सही है यार, तो मुझे जिस पीरियड के लिए ना, मैंने कहा छुट्टी पे कब तक गया था, उसने मिला 15 दिन, तो क्या 15 दिन का बंच में उठा सकता हूं? यस। तो पहले बताओ, लॉजिक समझ आती है? ब्लॉक सैंपलिंग के एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है। हमें लगा सीक्वेंस टेस्ट ये है ना एमएल, कि आपको ये देखना है कि यार क्या मेरी जीडीएन इनवॉइस प्री नंबर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आप ये तो नहीं करोगे ना कि आपने एक उठा लिया और आगे वाली उठा ली, क्या ये प्री नंबर्ड की निशानी है? एक उठाया जनवरी का, दूसरा फेब का उठा रहे हो, फिर मार्च का उठा रहे हो, फिर अगस्त का उठा रहे हो, ऐसे तो सीक्वेंस समझ ही नहीं आएगी। तो सीक्वेंस टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? हाँ जी, सीक्वेंस टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? सब लॉग उठाएंगे ना। ऐसा है भाई, बात समझ आती है? तो होपफुली आपको ये जो सैम्पलिंग अप्रोच है और मेथड्स ऑफ सिलेक्शन है वो दोनों समझ आते हैं, वो भी विद ऑल द क्लैरिटी। समझ आ गया जी? गुड है। कट ऑफ में भी तो एमएल हम यही करते हैं ना कि आखिरी की 4 उठाते हैं और साल के बाद की 4 उठाते हैं, ऐसा ही है। तो ये देखने के लिए ना कि सीक्वेंस में जो 4 इस साल के हैं वो इस साल आ जाएं, 4 बाद वाले हैं वो बाद में आ जाएं, ऐसे करना है जी मुस्तफ़ा जानी। बेहतरीन हो गया जी। स्टैटिस्टिकल और सिस्टम में डिफरेंस क्लियर कर दें। अच्छा भाई, स्टैटिस्टिकल और सिस्टम में हैं भाईजान, एक मिनट, ये तुम थोड़ा मिक्स कर रहे हो। देखो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की शाखें हैं, आप मुझे बताएं, वो कोई अलग नहीं है, स्टैटिस्टिकल मेथड का एक सब पार्ट है, यानी उसकी ब्रांच चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी है या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करनी है, तो क्या रैंडम और सिस्टमैटिक दोनों इसी के ही पार्ट है ना? ये इसके पार्ट हैं। कोई आपको बोले यार स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करके दिखाओ, तो आप पूछो उससे, क्या पूछोगे जल्दी बताओ? कोई आपको बोले स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करके बताओ, क्या बोलोगे उसको? क्या करना है जल्दी बताओ, क्या पूछोगे उससे पहले? कौन सी लगा के दिखाऊं? हाँ जी, रैंडम और सिस्टमैटिक, ऐसा ही है ना? रैंडम और बिल्कुल ऐसा ही है, रैंडम और सिस्टमैटिक। वो बोले नहीं यार भाई मैथमेटिकल टेक्निक नहीं, ऐसे ही कोई भी उठा ले, तो वो कौन सी है? वो कौन सी है? नहीं, कोई भी उठा ले नहीं, वो फिर एफएजेड हो गई, वो फिर एफएजेड हो गई, वो फिर एफएजेड हो गई। भाई ये देखें, जब आप शादी करेंगे ना,
जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, जब आप बेगम के साथ शॉपिंग पे जाएंगे, तो आपकी बेगम बोलेगी ना ज्वेलरी की शॉप पे कि देखें ये ज्वेलरी कैसी लग रही है, तो आप फिर एफर्टली बोलेंगे हाँ यार कोई भी ले लो, कोई मसला नहीं है। तो क्यों, आप जान छुड़ा रहे हैं ना फ़ौरन से। और अगर उसको पता लग गया कि आप जान छुड़ा रहे हैं, आप हैफजट सिलेक्शन कर रहे हैं, उसको समझ आ गया कि आप बायस हैं। हाँ, वो एक वीडियो भी आई थी ना, उस पर मैंने शेयर भी की थी, अब समझ गया ना, अब मैंने शेयर भी की थी। वो मतलब ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो बोलता वाह क्या प्यारी लग रही है, बेहतरीन। वो बोली है तो घर से पहन के आई थी भाई, इसको क्यों बेहतरीन कह रहा है। तो खैर, ऐसे खतरनाक काम करने से पहले आपने ज़रा मोहतात रहना है। पहले हम ज़रा देखते हैं कि यार, हम बोलते हैं कि भाई घर से जो चीज़ चली है वो तो देख के नहीं बोले ना कि यार क्या अच्छी लग रही है, यार क्या न्यू चीज़ ली है आपने। ब्लॉक सैम्पलिंग किस में आती है, चलो अभी तो ये ऊपर यही तो बताया था जानी, ब्लॉक सैम्पलिंग। अच्छा ये बता रहे हो इसमें किस में आती है। देखो अच्छा, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या ब्लॉक सैम्पलिंग के अंदर भी तुम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक को डाल सकते हो। यस, पहले स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी उठा लो और उसके आगे का ब्लॉक सेलेक्ट कर लो, हो सकता है। हाँ ये सही बोला ना, पुरानी ज्वेलरी में भी तो हमने भी यही ना। अब देखें, आप अल्लाह करे, दुआ है अल्लाह से कि आप इतने अमीर हो जाएं कि आप जो हैं बेगम को लेके जाएं शॉपिंग पे, आप पूरा ब्लॉग उठा लें, सब आपका। ऐसा ही है ना ब्लॉक सैम्पलिंग। अब जैसे मेरे कबीर की बर्थडे आ रही है ना 1 तारीख को, तो मैं ब्लॉक में इंशाल्लाह उसके लिए कार उठाऊंगा, वो कार का शौकीन है ना, तो बहुत सारी कार्स लूंगा उसके लिए, ब्लॉक में उठाऊंगा, बोलूँगा लो कबीर खेलें आप इंशाल्लाह। 1 फ़रवरी, हाँ 1 फ़रवरी को हमारी शहजादी की बर्थडे, उसके लिए एनी केस मैंने आज ही से टिकट करा ली है, कराची की मैंने आना है। नहीं फर्स्ट नहीं है, सेकंड बर्थडे हमारा शपाटर 2 सालों का हो जाएगा। आमीन आमीन जानी, थैंक यू जानी, थैंक यू। 1 फ़रवरी को आऊँगा इंशाल्लाह, 1 फ़रवरी को आऊँगा। चलें जी, ओके, तो डन, हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। आज का भी एक होमवर्क दे दूंगा, क्या कहते हैं, टेक्निकलिटीज़ के साथ पिछले वाले टॉपिक को लिंक करूँ उसमें, बिल्कुल करेंगे यार। चलें ओके डन, तो मिलते हैं जी अगली क्लास में। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।